नमस्कार दर्शकों, आज हम आईवीएफ फियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आईवीएफ फियर्स क्या हैं, क्यों होते हैं और इनका क्या किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स को पैसे की प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें ये फियर होता है कि अगर आईवीएफ फेल हो गया इतने सारे पैसे लग जाएंगे और फिर हम आगे क्या करेंगे। कुछ पेशेंट्स को आईवीएफ के ऐसे फियर होते हैं कि जैसे आईवीएफ पेनफुल है, आईवीएफ रिस्की है, आईवीएफ में वेट गेन हो जाएगा, आईवीएफ में बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे और आईवीएफ के और बहुत सारे ऐसे फियर्स पेशेंट आके हमें बताते हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और पेशेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर मेथड से डरें। सबसे पहली चीज़ है कि आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जो सिर्फ उन पेशेंट्स में होता है जिनको नॉर्मली बेबी नहीं हो रहे। अब पेशेंट्स कई ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड्स उनके साथ में नहीं रहते और वे दूर दूर रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ जल्दी भी किया जा सकता है, मगर ज़्यादातर उन पेशेंट्स में आईवीएफ होता है जिनकी शादी को काफ़ी साल हो गए होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती या कोई रीज़न मिलता है, यानी कि जैसे हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है या ट्यूबें बंद है या लेडी का एएमएच काफ़ी लो है या उनको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स के आईवीएफ जो है वो हम प्लान करते हैं। एक इंडिकेटेड केस में जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम पहली विजिट में ही पेशेंट को उसके सक्सेस के रियलिस्टिक चांसेस बताते हैं कि आपके आईवीएफ के कितने चांसेस हैं, अगर सक्सेसफुल होगा तो उसके क्या चांसेस हैं और सक्सेसफुल होने के आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अनसक्सेसफुल होने के इस पर्टिकुलर केस में क्या पॉइंट्स हैं। ऐसा बताने से पहले हमें लेडी का खुद अपने आप स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें स्कैन करने से काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट का क्या बनेगा। और उसके बाद जब हम प्रोसीजर करते हैं तो हमें धीरे धीरे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हम धीरे धीरे पेशेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब आईवीएफ का सबसे पहला जो पेशेंट्स को फियर होता है कि क्या ये पेनफुल है। आईवीएफ पेनफुल नहीं है। पहले 10 दिन में जो टीके लगते हैं उनकी डेली इंजेक्शंस की पेन जो है वो तो होती ही है, मगर वो माइनर पेन है, उसको हम सीवियर पेन में नहीं गिनते। उसके अलावा जो प्रोसीजर होता है, यानी कि 2 प्रोसीजर होते हैं मेन, एक एग कलेक्शन और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो एग निकालने का प्रोसीजर है वो काफ़ी पेनफुल होता है, इसलिए उसमें बेहोश कर दिया जाता है और जब पूरी लेडी जब बेहोश हो जाती है तभी हम उसके एग निकालते हैं, इसलिए ये भी पेनलेस हो गया। प्रोसीजर के बाद ज़्यादातर पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हमारा प्रोसीजर हुआ था और बाद में बिल्कुल पेन नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स को जिनको ज़्यादा पेन होती है बाद में वो होते हैं जिनकी ओवरी में बहुत ज़्यादा एग बनते हैं, उनको कुछ 2-4 दिन तक पेन रहती है और फिर वो ठीक हो जाती है। और आईवीएफ में जो दूसरा प्रोसीजर है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसमें हम बेहोश नहीं करते, जिसमें हम जागते हुए प्रोसीजर करते हैं, मगर ये हम ओटी में करते हैं और इसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज़ करते हैं। और ऐसे प्रोसीजर्स जो हम करते हैं उसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आईयूआई वगैरह प्रोसीजर्स में भी बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड जो पेशेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबा है। बहुत लंबा नहीं है, ये ट्रीटमेंट जो है 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होता है और 17 to 20 डेज़ के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि स्टिमुलेशन, एग कलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। स्टिमुलेशन यानी कि टीके लगाने की प्रक्रिया, एग कलेक्शन यानी कि एग निकालने की प्रक्रिया और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि बेबीज़ के बन के वापस रखने की प्रक्रिया। ये सारी जो है वो मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। जो उसके बाद 15 दिन है उसमें जो है वो दवाएं चलती हैं और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। तीसरा जो पेशेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दवाई लगती है। ऐसा कुछ नहीं है और इनके टीकों के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम स्टिमुलेशन या ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे होते हैं तो पेशेंट्स को जो टीके लगते हैं वह डेली लगते हैं। डेली टीके लगने का मतलब है कि डेली अगर जिस टीके की ज़रूरत होती है वह उसका इफ़ेक्ट 24 आवर्स में चला जाता है और बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करता। ऐसे इंजेक्शंस जो डेली लगते हैं वह धीरे धीरे करके उनका इफ़ेक्ट चला जाता है, इनका बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद जो 15 दिन की दवाई होती है उसमें ज़्यादातर कोई इंजेक्शन भी नहीं लगते। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम मैं वर्किंग हूँ और मेरे को काम पे से छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसे पेशेंट्स के 2 चीज़ें हैं। एक तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद किसी भी पेशेंट को घर पे बैठने के लिए नहीं सजेस्ट करते। बहुत सारे पेशेंट खुद से ही बेड रेस्ट करते हैं, मगर हम उनको सजेस्ट नहीं करते कि आप आईवीएफ प्रोसीजर के बाद बेड रेस्ट करें। मगर जो दूसरा एक पहलू है वो ये है कि जो पेशेंट्स वर्किंग हैं
उनको हम मोटिवेट ज़रूर करते हैं कि आप एक बेबी रखवाइए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो आईवीएफ में आती हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी की होती हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में थोड़ी ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, जिसमें पेशेंट बेड रेस्ट करते हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी में जो बाद में भी जो काम करने की क्षमता है वह कम होती जाती है। इस करके जो वर्किंग लेडीज़ हैं और जो अपना कामकाज नहीं छोड़ सकती हैं, उनको हम सिंगल बेबी के लिए मोटिवेट करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम हमारे को बहुत ज़्यादा परहेज़ करने पड़ेंगे। अब हम बहुत ज़्यादा परहेज़ बताते नहीं हैं, हम कुछ 2, 3, 4 परहेज़ ही बताते हैं। एक तो कि बाहर का खाना ना खाएं, वह तो जनरल परहेज़ होते हैं। बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, और पेट खराब होना, अब हमारे प्रोसीजर चल रहा है उसके बीच में हमारा पेट खराब हो जाए तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम पेशेंट्स को पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं, जिससे वे बार बार यूरिन पास करते हैं और उनको जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है इंजेक्शंस के कारण, वह रिलीव हो जाती है। फिर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि वह जो है प्रोटीन ज़्यादा ले। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से एग जो है, जो एग या हाई प्रोटीन डाइट लेने से बॉडी में एग की जो प्रोडक्शन है वह बेटर होती है, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए बोलते हैं। किसी भी पेशेंट को हम कोई गर्म ठंडा या ऐसी कोई सलाह नहीं देते हैं। ये पेशेंट की खुद की भावनाएं हैं जिनको हम ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते। अगर पेशेंट के साथ कोई उनके बड़े बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये गर्म होता है, ठंडा होता है, हम कहते हैं इनकी बात सुनिए, जो भी ये कहते हैं ऐसे करिए, घर में कोई इस चीज़ को लेकर कलेश ना करें। मगर ज़्यादातर ऐसे परहेज़ करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम हमने जी टीके लगवाने शुरू किए थे, 10 दिन हमने टीके लगवाए, उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। तो वेट जो बढ़ जाता है वो वेरियस रीजंस करके बढ़ जाता है। एक तो पेशेंट की एक्टिविटी कम हो जाती है, उसके कारण उनका थोड़ा बॉडी फ्लफी हो जाती है। कुछ जो हम इंजेक्शंस देते हैं इनके साथ वाटर रिटेंशन हो जाती है, तो वाटर रिटेंशन के कारण भी ऐसे कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि उनको फियर्स होते हैं, उनको डर होता है कि मेरा आईवीएफ फेल ना हो जाए। और ऐसे पेशेंट्स का भी थोड़ा ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं। वह ज़्यादा खाना खाने से हमारी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, तो कुछ पेशेंट्स अपनी टेंशन दूर करने के लिए ज़्यादा खाने लगते हैं, और ज़्यादा खाने के कारण उनका वेट गेन हो जाता है। अब उसके अलावा आईवीएफ में जो मिथ्स होते हैं वो ये होते हैं कि मैडम हमारा बेबी एबनॉर्मल तो नहीं हो जाएगा, या हमारा अपना होगा कि नहीं। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। जिस चीज़ की भी बात हुई है आपकी डॉक्टर के साथ, अपने एग या बाहर के एग, अपने स्पर्म या बाहर के स्पर्म, वह कंफर्म हो जाता है अगर आप डीएनए टेस्ट करवा लें। तो इसमें कोई अब ऐसी बात नहीं रह गई है कि हमें पता नहीं चलेगा अगर बाहर के यूज़ किए हैं या नहीं। और जो एबनॉर्मेलिटी की बात है कि बेबी एबनॉर्मल होंगे, उसके लिए भी एक बड़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि ये जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पेशेंट्स हैं जो फर्टाइल नहीं हैं, ये एक जनरल पॉपुलेशन से हट के पॉपुलेशन है। इनके जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, इनकी एज ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड भी ज़्यादा पाया जाता है। मेल में भी स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफस्टाइल या किसी डिजीज़ के कारण हो सकती हैं। तो इनकी जो है वैसे ही जनरल मेलफॉर्मेशन रेट आम पॉपुलेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम काउंसिल करते हैं कि अगर मान लीजिए जनरल पॉपुलेशन में भी कुछ मेलफॉर्मेशन रेट होता है 2 से 3%, तो आईवीएफ के बेबीज़ में 3-4% होता है। मगर ये आईवीएफ के प्रोसीजर रिलेटेड नहीं है, ये पेशेंट प्रोफाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, यानी कि मरीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके करके बच्चों में थोड़ा जमांदरू नुक्स का मगर क्योंकि अब आजकल जो मीडिया है वह बहुत अच्छा अवेलेबल है, मीडिया में हमें बड़ा क्लियरली पता है कि बेबी को क्या चाहिए, और आईवीएफ के इसी के कारण सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए बेबी के ऊपर आईवीएफ कल्चर या मीडिया या लैब के या इंक्यूबेटर के अंदर रहने के कारण मेलफॉर्मेशन रेट ज़्यादा नहीं होता। और इमोशनली आईवीएफ करना है तो थोड़ा टैक्सिंग इन द सेंस कि अगर पेशेंट को शुरू में जो फियर्स होते हैं वह डॉक्टर के साथ बैठकर अच्छे से क्लियर करने चाहिए, सो दैट जो आईवीएफ का प्रोसेस है वह अनइवेंटफुल चले। सक्सेस रेट का तो हम कह नहीं सकते, पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मगर अगर एक पॉजिटिव माइंडेड पेशेंट होता है जिसको अपने डॉक्टर या भगवान पे बहुत फेथ होता है, वह पेशेंट बेटर परफॉर्म करते हैं, उनके सक्सेस रेट भी बेटर होते हैं कंपेयर टू अगर पेशेंट जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखता है या उसके दिमाग में आईवीएफ को लेकर शंकाएं होती हैं और उसको ठीक सा नहीं लग रहा होता। ऐसे पेशेंट को पॉजिटिव माइंडसेट करके ही आईवीएफ का प्रोसेस करना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।